हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है ये यूपी टीजीटी पीजीटी और रियल्टी ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम तो इधर होना नहीं है, अब अगले साल ही होगा। तो रियल्टी ग्रेड का जो एग्जाम है, ठीक है, साइंस का जो 7 दिसंबर को एग्जाम है, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, टू द पॉइंट बात होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसमें 100% स्कोर किया जाता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम 100% परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी टीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड दोनों में एक कॉमन टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी दोनों में कॉमन है। रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसी को कहा जाता है। ठीक है, दोनों में एक कॉमन है। और फिजिक्स में भी हम, ठीक है, यूपी टीजीटी फिजिक्स में भी ये कॉमन है और यूपी एलटी ग्रेड फिजिक्स में भी ये कॉमन है। दोनों में ये पूछा जाता है। और यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये आसान सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। रेडियो एक्टिविटी, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन ऑब्जर्व किया। अगर बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें तो सन 1986 में एक साइंटिस्ट आए थे, हेनरी बेकुरेल ने देखा कि कुछ साल्ट के अंदर से, कुछ सब्सटेंस के अंदर से हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकल रहे थे। ठीक है, कुछ साल्ट के अंदर से, कुछ सब्सटेंस के अंदर से हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकल रहे थे, अपने आप निकल रहे थे। लेकिन जो पार्टिकल निकल रहे थे उस पार्टिकल को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो जो चीज निकल रही है वो है क्या। इसके बाद कुछ समय बाद मैडम क्यूरी आई, उन्होंने उन्हीं के ऑब्जर्वेशन को, हेनरी बेकुरेल के ऑब्जर्वेशन को उठाकर लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से एक नया ब्रांच निकल कर आया जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिविटी कहा गया। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। सन 1896 में हेनरी बेकुरेल नामक साइंटिस्ट आए। उन्होंने देखा कि कुछ साल्ट के अंदर से, कुछ सब्सटेंस के अंदर से हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकल रहे थे। लेकिन जो पार्टिकल निकल रहे थे उस पार्टिकल को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो चीज निकल रही है वो है क्या। ठीक है, बाद में मैडम क्यूरी नामक साइंटिस्ट आई। उन्होंने उन्हीं के ऑब्जर्वेशन को उठा के लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से एक नया ब्रांच निकल कर आया जिसको क्या कहा गया, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा गया। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या देखा गया, द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, हैवियर एलिमेंट के न्यूक्लियस से खुद ब खुद हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जो निकल रहे थे उसी प्रोसेस को क्या कहा गया, रेडियो एक्टिविटी।
और जिस सब्सटेंस से ये पार्टिकल इमिट हो रहे थे, निकल रहे थे, उस सब्सटेंस को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? हैवियर एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाएगा? यहां पर हैवियर एलिमेंट्स को ही क्या कहेंगे हम? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हैवियर एलिमेंट्स को ही हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ये, एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। हैवियर एलिमेंट के न्यूक्लियस से खुद ब खुद, ठीक है, लगातार हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल के इमिशन को ही क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और जिस सब्सटेंस से वो पार्टिकल निकल रहे थे, उस सब्सटेंस को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, उस सब्सटेंस को क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा गया। ठीक है, और वो हैवियर एलिमेंट्स हो कौन सकता है? हैवियर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसके अंदर से पार्टिकल निकल सकता है? ऑल एटम्स ठीक है, तो वो हैवियर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑल एलिमेंट्स एबव बिस्मथ एंड सम आइसोटोप्स ऑफ लाइटर एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स एबव बिस्मथ एंड सम आइसोटोप्स ऑफ लाइटर एलिमेंट। जो बिस्मथ से भारी मास वाले होंगे, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह काम करेंगे, या फिर कुछ लाइटर एलिमेंट के जो सिलेक्टिव आइसोटोप्स होंगे, उनके अंदर से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो बिस्मथ से भारी वजन वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और सम आइसोटोप, कुछ एलिमेंट के, कुछ लाइटर एलिमेंट के जो सिलेक्टिव आइसोटोप्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर से ये रेडियो एक्टिव इमिशन होगा। ठीक है, तो अब जो ये पार्टिकल निकल रहे थे, रेडियो एक्टिव इमिशन में जो पार्टिकल निकल रहे थे, आगे चलकर उन्हीं पार्टिकल को स्टडी किया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं कि 1896 में हेनरी बेकुरेल क्या किए, कुछ देखा कि कुछ सब्सटेंस के अंदर से पार्टिकल निकल रहे थे, और वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में मैडम क्यूरी और कुछ साइंटिस्ट ने उसको अलग से ही एक ब्रांच बना दिया, जिसको क्या कहा गया? रेडियो एक्टिविटी कहा गया। ठीक है, अब जो पार्टिकल निकल रहे थे, इन्हीं पार्टिकल को स्टडी किया गया। इस चैप्टर में जो पार्टिकल निकल रहे थे, उन्हीं पार्टिकल को स्टडी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब जो पार्टिकल निकल रहे थे, उन्हीं को आइए देखते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पार्टिकल निकल रहे थे, 3 तरह के पार्टिकल हमको मिले थे। ठीक है, 3 तरह के पार्टिकल मिले थे। वो पार्टिकल कौन कौन से मिले थे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये है एक रेडियो एक्टिव, ये जो रेड वाला कलर दिख रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और ये क्या है? एक स्लिट्स है। इस स्लिट्स के अंदर, एक सिस्टम के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखे हैं। ये क्या है? स्लिट है। ठीक है, इस एक सिस्टम के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया है, और सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया है। ठीक है, ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया है। ये जिंक सल्फाइड का इस पे कोटिंग किया जाता है।
जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहां पे दो प्लेट लगा दिया गया, दो राड लगा दिया गया, यहां पे दो राड लगा दिया गया, ठीक है। दो राड लगा दिया गया, ये क्या था, दो राड लगा दिया गया, ये क्या था, निगेटिव चार्ज वाला कैथोड था, ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड, ठीक है। तो क्या किया गया, एक सिस्टम लिए, उसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखें, रेडियो एक्टिव सोर्स को रखें, और सामने क्या लगा दिया गया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया, जिसपे कोटिंग क्या था, जिंक सल्फाइड का कोटिंग था, फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, और दो राड लगा दिया गया, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इस निगेटिव चार्ज वाले को कैथोड और इस पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड कहा गया। अब होगा क्या, बेसिकली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसके अंदर से क्या रेडिएशन निकलेगा, अपने आप ही उसमें से रेडिएशन निकलेगा। अब रेडिएशन जो निकला इसमें से, ठीक है, तो कुछ रेज जो निकली वो किधर गई, एनोड प्लेट की तरफ, कुछ रेज जो निकली, कुछ इमिशन जो हुआ वो किधर गया, एनोड प्लेट की तरफ, और कुछ जो रेज जो निकली वो किधर गई, और कुछ जो रेज निकली वो किधर गई, हो गई ये कैथोड की तरफ, ठीक है। कुछ जो इमिशन हुआ, कुछ रेज जो निकली, ठीक है, वो एनोड की प्लेट की तरफ गई, एनोड की राड की तरफ गई, और कुछ रेज किस राड की तरफ गई, कैथोड की तरफ गई, और कुछ रेज क्या हुई, बिना डिप्लेक्ट हुए ना एनोड की तरफ गई ना कैथोड की तरफ गई, कहां गई, सीधे जाके फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा गई, ठीक है, जाके कहां टकरा गई, फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा गई, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां हुआ क्या, बेसिकली ये जो पॉजिटिव राड की तरफ जा रही है, जो एनोड की तरफ जा रही है, बेसिकली उस पे चार्ज कौन सा रहा होगा, निगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है उस पे निगेटिव चार्ज रहा होगा। और इस इमिशन को क्या कहा गया, इसको कहा गया अल्फा इमिशन। इस इमिशन को क्या कहा गया, सॉरी, इसको कहा गया बीटा इमिशन। जो एनोड की तरफ इमिशन निकला, जो रेज निकली, इसको क्या कहा गया, बीटा इमिशन। और जो कैथोड की तरफ गई, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज था, तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इस रेज पे, जो इस इमिशन पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो ये कैथोड की तरफ गई, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया अल्फा इमिशन। और जो सीधे चली गई, ठीक है, इसको क्या कहा गया, गामा इमिशन। इसको क्या कहा गया, गामा इमिशन। तो बेसिकली तीन तरह के हमको पार्टिकल मिल गए, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा किधर गया, अल्फा जो पार्टिकल थे ये किधर गया, अल्फा गया कैथोड की तरफ, और बीटा गया एनोड की तरफ, और गामा सीधे निकल गया, ठीक है। बीटा पे क्या चार्ज रहा होगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और इस पे कौन सा चार्ज रहा होगा, ये नेगेटिव की तरफ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये सीधे जाके क्या हो गई, फोटोग्राफी प्लेट से टकरा गई, ठीक है। अब इन्हीं रेज की प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट फॉर्म में स्टडी करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा के बारे में, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया, इसको देख लीजिए आप लोग। क्या किया गया है, बेसिकली एक रेडियो एक्टिव हम सोर्स लिए हैं, उसको एक सिस्टम के अंदर रखे हैं, ठीक है। सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया है, और दोनों तरफ दो राड लगा दिया गया है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड, कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर से कुछ रेज किधर गई, एनोड की तरफ, कुछ रेज निकल के इधर गई, कैथोड की तरफ, और कुछ रेज बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गई, फोटोग्राफिक प्लेट से जाके टकरा गई, ठीक है। अब इन्हीं जो रेज निकली हैं, जो ये इमिशन हुआ है, इन्हीं को डिफरेंशिएट फॉर्म में स्टडी करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा को। आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी को। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन रेज मिल गई थी हमको, ठीक है। तो जो अल्फा रेज थी, जो अल्फा रेज थी, ठीक है, इसको कहा गया, ये हीलियम के क्या न्यूक्लियस पाए गए, हीलियम। जो अल्फा रेज निकल रही थी, इसके पार्टिकल को क्या कहा गया, हीलियम का न्यूक्लियस कहा गया, ये हीलियम के ही पार्टिकल थे, ठीक है। और बीटा रेज जो थी वो इलेक्ट्रॉन था, क्या था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था। ये क्या था, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई था, और ये क्या था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था। और गामा रेज, इस पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है।
इस पे कोई क्या ये इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर। ईएमआर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सनलाइट हमारे तक हीट देती है, एनर्जी देती है, किस फॉर्म में देती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में देती है। ठीक है, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और फिजिक्स में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। तो बेसिकली 3 तरह के पार्टिकल मिल गए। एक अल्फा पार्टिकल जो था, अल्फा रेस थी, उसमें पार्टिकल कौन थे? हीलियम के पार्टिकल थे। और बीटा क्या था? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था। गामा क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। और इस पे चार्ज को देख लेते हैं। चार्ज क्या क्या था इन पार्टिकल पे? ठीक है, तो अल्फा क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कितना चार्ज हो जाएगा? +2 चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब इसके स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड या वेलोसिटी को चेक करते हैं। स्पीड, जो अल्फा का स्पीड था वो 1/10 इंटू स्पीड ऑफ लाइट था। स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड का, इसी को c से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट को 1/10 था। ठीक है, जो अल्फा रेस था उस पार्टिकल का जो स्पीड था, स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 था। ठीक है, और जो बीटा था, इसका जो स्पीड था 3 to 90% स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड का 3 से 90% के बीच में था इसका स्पीड, 3 से 90% की। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, ये स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से मूव कर रहा था। स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो स्पीड था अल्फा पार्टिकल का 1/10 स्पीड ऑफ लाइट के था, और बीटा का स्पीड था क्या? 3 से 90% स्पीड ऑफ लाइट के था। और इसकी स्पीड क्या था? इसका स्पीड क्या था? स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चल रहा था। तो अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड था कम था। क्यों? क्योंकि अल्फा के जो पार्टिकल हैं वो भारी हैं। ठीक है, अल्फा के पार्टिकल क्या है? वो भारी हैं, तो इनका क्या स्पीड क्या होगा? धीरे होगा। और बीटा के पार्टिकल अल्फा के कंपैरिजन में हल्के थे, तो इसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। और गामा तो बहुत, इसका स्पीड तो सबसे ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलेगा। इस वजह से कहा जाता है ये गामा रेज जो होती है बहुत खतरनाक हो जाती है। ये बड़े से बड़े कंक्रीट वॉल को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। ठीक है, ये गामा रेज सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, तो बीटा क्या था? बीटा हल्का पार्टिकल था, इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ था। जो डायग्राम बनाए थे उसमें दिखाया गया है कि बीटा का जो डिफ्लेक्शन था उसका बेंडिंग क्या था? ज्यादा था अल्फा के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका स्पीड ज्यादा होता है। ठीक है, और ये तो सीधे चली गई स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। ठीक है, अब देखते हैं पेनिट्रेशन पावर को देखते हैं। पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर क्या मतलब होता है? ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के अंदर कोई चीज कितना अंदर तक जा रहा है, कितना अंदर तक घुस रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? पेनिट्रेशन पावर। यहां पे अगर अल्फा का पेनिट्रेशन पावर 1 था, तो पाया गया कि बीटा का कितना था? 100, और गामा का कितना था? 1000, अरे 10,000 था। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर अगर अल्फा का 1 था, तो उसका 100 गुना क्या था? बीटा का, और उसका 10,000 गुना किसका था? गामा का। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है जो पेनिट्रेशन पावर है गामा का सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि ये गामा रेज हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। ठीक है, गामा रेज हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाती है, बड़े से बड़े कंक्रीट वॉल को क्या करती है? ये पार कर जाती है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर का आर्डर हमको मिल गया। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका था? गामा का। ठीक है, फिर बीटा का, और सबसे कम अल्फा का था। क्योंकि इसका क्या था? भेदन क्षमता, इसका पेनिट्रेशन पावर क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसका क्या स्पीड क्या है? स्पीड, इसका स्पीड कम है। स्पीड कम है तो ये बहुत अंदर तक ये क्या करेगी? बहुत अंदर तक ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। इसकी भेदन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये क्या था? इसका क्या था? इसका जो मास था बहुत हल्का था। इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये तो बहुत तेजी से अंदर तक जाएगी किसी के अंदर। ठीक है, अब आयनाइजेशन पावर को देखते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा। आयनाइजेशन पावर को देखते हैं। तो आयनाइजेशन पावर जो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा। पेनिट्रेशन पावर का जस्ट उल्टा क्या होगा? आयनाइजेशन पावर। अल्फा का आयनाइजेशन पावर अगर 10,000 रहेगा तो बीटा का कितना हो जाएगा? 100, और गामा का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है,
आयोनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर, ठीक है। अल्फा का कितना था, अल्फा का 10,000, अगर बीटा का 100, गामा का 1, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर का जस्ट उल्टा हो जाएगा आयनाइजेशन पावर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा क्या था, अल्फा का पेनिट्रेशन पावर क्या था, अल्फा का पेनिट्रेशन पावर कम था, क्योंकि ये क्या था, इसका मास ज्यादा था। तो किसी सरफेस के अंदर वो जाएगी तो ठीक है, उसी सरफेस में क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, उस सरफेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उस अब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसका एनर्जी जो होगा उस सरफेस पे अंदर ही रह जाएगा, उस सरफेस के पार्टिकल को ही ट्रांसफर हो जाएगा। अगर सरफेस के पार्टिकल को वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, जो उसके पार्टिकल होते हैं तो क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, आयनाइज होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इस वजह से आयनाइजेशन पावर किसका ज्यादा होगा, अल्फा का। बीटा का आयनाइजेशन पावर कम होगा, गामा का तो आयनाइजेशन पावर बहुत कम होगा, क्योंकि किसी सरफेस के अंदर जाएगा तो उसको क्या कर जाएगा, आर पार चला जाएगा, तो वो एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा उस सरफेस को, ठीक है। तो ये हो गया आयनाइजेशन पावर का आवर, ठीक है। अब जो रेट होता है, आर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सभी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ रहे थे, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या था, 1896 में हेनरी बेकुरेल नामक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने देखा कि कुछ साल्ट के अंदर से हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकल रहे थे, ठीक है। लेकिन वो जो पार्टिकल निकल रहे थे उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में कुछ समय बाद मैडम क्यूरी आई, उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन को उठा के एक्सपेरिमेंट किया और वहां से एक नया ब्रांच निकल कर आया, जिसको क्या कहा गया, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। दो रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन क्या हो गया, द इमिशन ऑफ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। हैवियर एलिमेंट के सरफेस से या न्यूक्लियस से जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकल रहे थे उन्हीं को क्या कहा गया, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और जो सरफेस, जिसके सरफेस से ये पार्टिकल निकल रहे थे उस सब्सटेंस को क्या कहा गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा गया, ठीक है। और बाद में ये पार्टिकल जो पाए गए, जो इमिशन हो रहा था, 3 तरह के पार्टिकल हमको मिले थे, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो जो अल्फा जो पार्टिकल पाया गया, अल्फा जो रेस थी उसके अंदर पार्टिकल कौन थे, वो हीलियम पाया गया, ठीक है। बीटा क्या था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था। गामा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्फा पे चार्ज कितना था, +2 चार्ज था, ठीक है। और गामा पे बीटा पे चार्ज क्या था, -1 चार्ज था। गामा पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, ठीक है। और स्पीड देखा गया, अल्फा का जो स्पीड था, स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 था, 1/10 था, ठीक है। और जो बीटा का स्पीड था 3 to 90% स्पीड ऑफ लाइट की था, ठीक है। 3 से 90% स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से बीटा रे चल रही थी, ठीक है। गामा का स्पीड जो था वो क्या था, वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। उसके बाद देखा गया पेनिट्रेशन पावर, अल्फा का पेनिट्रेशन पावर अगर 1 था तो बीटा का कितना था, 100, और गामा का कितना था, 10,000 था। तो पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज्यादा था, ठीक है। इस वजह से गामा रेज हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाती है, बड़े से बड़े कंक्रीट वाल को क्या कर जाती है, पार कर जाती है, ठीक है। और आयनाइजेशन पावर क्या था, पेनिट्रेशन पावर का जस्ट उल्टा था आयनाइजेशन पावर। अल्फा का आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा था, अगर अल्फा का 10,000 था तो बीटा का 100 और गामा का कितना था, 1 था, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।